तो हम 11th क्लास की फिजिक्स हमने स्टार्ट कर रखी है और इससे पहले हमने एक वीडियो और किया था, उसमें हमने एक चैप्टर किया था जिसका नाम था भौतिक जगत। उस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो अपने भौतिक विज्ञान है उसकी दो शाखाएं होती हैं। एक तो शाखा कौन सी थी? चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, और दूसरी शाखा हमने पढ़ी थी आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी और भौतिक विज्ञान की परिभाषा भी हमने पढ़ी थी कि भौतिक विज्ञान है वो विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है, उसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। और इसकी दो शाखाएं हैं, एक तो चिरसम्मत भौतिकी और दूसरी है आधुनिक भौतिकी। जो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत जो भाग आते हैं वो भाग भी हमने पढ़े थे। एक तो इसमें आता है ऊष्मागतिकी, और दूसरा आता है इसमें प्रकाशिकी, और यह आता है यांत्रिकी और विद्युत चुंबकत्व। ये चार भाग हमने किए थे। जो ऊष्मागतिकी है ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, और जो यांत्रिकी है यह भी हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, और जो प्रकाशिकी और विद्युत चुंबकत्व है ये दोनों टॉपिक आते हैं हमने 12th क्लास में। और ऊष्मागतिकी एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें दो चैप्टर हम ऊष्मागतिकी में पढ़ेंगे। एक तो ऊष्मागतिकी चैप्टर और एक उसमें गुण है, यानी कि इसमें जो कार्नो इंजन है वो किस प्रकार से काम करता है, कोई भी इंजन, और चालन क्या होता है, ऊष्मा संचरण की विधियां होती हैं, चालन, सहवन, विकिरण, उसके बारे में हम इन चैप्टरों में अध्ययन करेंगे ऊष्मागतिकी में। और जो प्रकाशिकी है, परावर्तन है, अपवर्तन है, परावर्तन अपवर्तन के नियम है, व्यतिकरण है, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे प्रकाशिकी, जो अपने 12th क्लास में चलता है चैप्टर। अब यांत्रिकी, यांत्रिकी के अंतर्गत भी है, अपने जो 11th है वो कंप्लीट यांत्रिकी के ऊपर ही डिपेंड है। इसमें बहुत बड़े बड़े चैप्टर, बहुत लंबा चलेगा इस यांत्रिकी का, और इसमें हम 5-6 चैप्टर हमें इसके पढ़ने हैं। गति के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ेंगे, तरल के बारे में पढ़ेंगे, तरंगों के बारे में पढ़ेंगे, जो यांत्रिकी में अध्ययन करेंगे। और जो विद्युत चुंबकत्व है ये हम 12th क्लास में अपना आता है। इलेक्ट्रॉन है क्या होते हैं, आवेश क्या होते हैं, और गाउस और जो कूलम्ब, बाकी के जो विद्युत चुंबकत्व से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं वो हम 12th क्लास में करेंगे। और जो आधुनिक भौतिकी है ये अपनी कंप्लीट किस्में दी हुई है, 12th क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो 11th वाले अपनी 12th क्लास है उसमें हम कंप्लीट फिजिक्स को अच्छी तरीके से जान पाएंगे, अच्छी तरह से इसको समझेंगे। अब जो एक का चैप्टर सिर्फ यही बताता है कि फिजिक्स में क्या क्या सिलेबस है, फिजिक्स का आगे स्कोप क्या क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में कर दिया था। अब जो आज से हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट। चैप्टर नंबर है 2, जिसका अपना नाम है मात्रक तथा मापन। इस चैप्टर से अपने फिजिक्स अब स्टार्ट होती है मात्रक तथा मापन से। तो देखना क्या 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 चीजें आएंगी इसमें और कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। जो अपनी फिजिक्स स्टार्ट होती है 11th की, वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होती है, जिसका चैप्टर 2 का नाम है मात्रक तथा मापन। यानी कि स्टार्ट जो करेंगे फिजिक्स वो हम करेंगे मात्रक तथा मापन में। अगर आपको ये स्टार्टिंग से अच्छी तरीके से अगर आपको ये चीजें आएंगी तो आपको 12th क्लास में भी आगे जाके कोई समस्या वो नहीं आएगी। तो अपना टॉपिक हम पढ़ेंगे मात्रक तथा मापन के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां वो राशि होती हैं जिन्हें मापा तथा तोला जा सके, यानी कि वे राशियां जिन्हें हम माप भी सकते हैं और तोल भी सकते हैं, उनको बोलते हैं भौतिक राशियां। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो मार्कर है इसको माप के इसकी लंबाई भी बता सकते हैं और इसका भार भी बता सकते हैं, ये 5 ग्राम का है, 10 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, जितने का भी है। तो वे राशियां
जिन्हें मापा तथा तोला जा सके कौन सी राशियां कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। यानी कि वे राशियां जिन्हें मापा तथा तोला जा सके वे राशियां जिन्हें मापा तथा तोला जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। ये जो भौतिक राशियां हैं इसको दो भागों में बांट दिया है। भौतिक राशियां होती हैं दो प्रकार की। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां होती हैं दो प्रकार की। एक नंबर है मूल राशियां और दो नंबर है व्युत्पन्न राशियां। एक तो हम मूल राशियां और दो नंबर है व्युत्पन्न राशियां। और भौतिक राशियां वो होती हैं जिन्हें माप सकते हैं और तोल सकते हैं। और ये इसको दो भागों में बांट दिया है। तो है मूल राशि और दूसरी है व्युत्पन्न राशि। अब हम एक नंबर है मूल राशि, इसके बारे में पढ़ेंगे। मूल राशि है वो क्या होती है? यानी कि मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी अन्य राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं। यानी कि वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं तथा किसी अन्य राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। तो इसके हम परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, तथा किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। कौन सी राशियां हो गई हैं कि वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं तथा किसी अन्य राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, हम उन राशियों को बोलते हैं मूल राशियां। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय। जो यांत्रिकी है उस यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान, समय को मूल राशियां माना गया है। तो यांत्रिकी हम पढ़ेंगे, उस यांत्रिकी के अंतर्गत जो मूल राशि होती है वो तीन प्रकार की होती हैं। तीन होती है मूल राशियां। एक तो लंबाई होती है, एक द्रव्यमान और समय। ये तीनों राशियां स्वतंत्र होती हैं तथा किसी दूसरी राशि के ऊपर ये निर्भर नहीं करती हैं। उन राशियों को हम बोलते हैं मूल राशियां। तो इस प्रकार से आप परिभाषा लिखोगे इसकी कि वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र का मतलब है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, यानी किसी अन्य राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, उसको हम बोलते हैं मूल राशियां। और यांत्रिकी में तीन मूल राशियां होती हैं जो होती हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय को मूल राशियां माना गया है। अब दूसरी बात करते हैं व्युत्पन्न राशि। दूसरी जो राशि है वह अपनी व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशियां वो राशियां होती हैं जो किसी दूसरी राशि के ऊपर निर्भर करती हैं, यानी कि जो स्वतंत्र नहीं होती हैं बल्कि किसी दूसरी राशि के ऊपर निर्भर करती हैं, उसको हम बोलते हैं मूल राशियां। या फिर हम इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती हैं तथा मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, कौन सी राशियां कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो हम इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशि पर निर्भर करती हैं, जो मूल राशियों पर
निर्भर करती हैं तथा जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, जो स्वतंत्र नहीं होती हैं। देखना एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताएंगे किस प्रकार से व्युत्पन्न राशियां हैं वो स्वतंत्र नहीं होती हैं तथा किसी दूसरी राशि के ऊपर निर्भर करती हैं, तो उस प्रकार की राशि को हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। अब देखना एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, जैसे कि दूरी है, तो दूरी अपनी होती है 4 गुना समय, या फिर 4 बराबर हमें पता है दूरी बटा समय, 4 बराबर हो गए हैं दूरी बटा समय। तो जो चाल है ये कौन सी राशि होगी, ये व्युत्पन्न राशि होगी, क्योंकि चाल 2 राशियों पर निर्भर करती है, एक तो दूरी और एक समय। तो जो चाल अपनी वो कौन सी राशि है, एक व्युत्पन्न राशि है। उसी प्रकार से दूरी है वो भी अपने एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि एक 2 राशियों के ऊपर निर्भर करती है, एक तो चाल के ऊपर और एक समय के ऊपर, यानी कि राशियां स्वतंत्र नहीं है, इनका अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये 2 बातों पर निर्भर करती है दूरी, चाल गुना समय। तो दूरी है कौन सी राशि हो गई है, व्युत्पन्न राशि हो गई है, क्योंकि ये किसी दूसरी राशि के ऊपर निर्भर करती है। तो जैसे कि चाल है किन राशियों पर निर्भर करती है, दूरी और समय के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए चाल एक कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, ये 2 प्रकार की राशियां थी, एक तो मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशियां वो राशि होती हैं जिन्हें हम माप तथा तोल सकते हैं। ये भौतिक राशियों को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक तो मूल राशि और दूसरी है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, मूल राशियां वो राशि होती हैं जो स्वतंत्र होते हैं तथा किसी अन्य राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। और जो यांत्रिकी में 3 मूल राशियां बताई गई थी, एक तो लंबाई, एक द्रव्यमान और तीसरा है समय। अब है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशि होती है वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं तथा जो स्वतंत्र नहीं होती, उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं, दूरी 2 बातों पर निर्भर करती है, चाल और समय के ऊपर, इसलिए दूरी है एक व्युत्पन्न राशि। जैसे चाल है, चाल भी 2 बातों पर निर्भर करती है, दूरी और समय के ऊपर, इसलिए चाल है एक व्युत्पन्न राशि है। और भी व्युत्पन्न राशियां बहुत होती हैं, जैसे कि हम बल मान सकते हैं, F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल भी एक कौन सी राशि हो गई, यहाँ पे एक व्युत्पन्न राशि हो गई है, क्योंकि बल भी 2 राशियों के ऊपर निर्भर कर रही है, एक तो त्वरण के, एक द्रव्यमान के ऊपर और एक त्वरण के ऊपर। तो ये भी कौन सी राशि है, अपने व्युत्पन्न राशि है। यानी कि वे राशियां हो गई हैं जो स्वतंत्र नहीं हो, किसी दूसरी राशि के ऊपर निर्भर करें, तो उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। अब जैसे कि अगला जो हमारा टॉपिक आता है कि यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान, समय को हम मूल राशियां मानते हैं। अब जो अलग अलग देशों ने इनके बारे में अलग अलग मात्रक दिए थे कि हम लंबाई को किस प्रकार से मापेंगे, द्रव्यमान को किस प्रकार से मापते हैं और समय को किस प्रकार से मापते हैं, तो उनके लिए अलग अलग प्रकार की मात्रक पद्धतियां आती हैं। यानी कि अलग अलग देशों ने अपने हिसाब से मात्रक पद्धतियां वो निर्धारित की हुई है कि लंबाई को हम किस में मापेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ ये लंबाई है, द्रव्यमान को हम किस में मापें और समय को किस में मापें। तो जो अगला टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे मात्रक पद्धतियां, यानी कि इन राशियों को हम किस में मापेंगे, लंबाई को मीटर में मापेंगे या फिर सेंटीमीटर में मापेंगे, किस चीज में लंबाई को मापेंगे, तो उसके लिए मात्रक पद्धतियां वो दी गई थी। तो अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है मात्रक पद्धतियां। तो देखना वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम रहेगा मात्रक पद्धति। क्योंकि लंबाई, द्रव्यमान, समय को मापने के लिए मात्रक दिए गए थे कि लंबाई को इसमें मापते हैं और समय को इसमें मापते हैं। तो जो भौतिक राशियों के बाद में हम जो अगला टॉपिक करेंगे वो करते हैं मात्रक पद्धतियां। तो जो मात्रक पद्धतियां होती हैं, जैसे कि हमें पता है कि यांत्रिकी के अंतर्गत यांत्रिकी में 3 मूल राशियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है लंबाई, एक होती है द्रव्यमान और तीसरी होती है समय।
तीन प्रकार की मूल राशियां हो गई हैं यांत्रिकी के अंदर। अब तीनों राशियों को मापने के लिए मात्रक पद्धतियां दी गई थी अलग अलग देशों के द्वारा। तो इसमें जो पहली पद्धति आती है वो पद्धति आती है सीजीएस पद्धति। ये मात्रकों की पद्धतियां हैं। इसमें पहली पद्धति है सीजीएस, यानी कि सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। जी का मतलब है यहां पर ग्राम, और एस का मतलब है यहां पर सेकंड। तो जो सीजीएस पद्धति दी गई थी, तो सीजीएस पद्धति के द्वारा हम लंबाई को किसमें मापेंगे? सेंटीमीटर में। लंबाई को किसमें मापते हैं? सेंटीमीटर में। और जो ग्राम है, द्रव्यमान है, उसको मापेंगे ग्राम में। और समय को किसमें मापते हैं? सेकंड में। तो ये सबसे पहले दी गई थी इन लंबाई, द्रव्यमान, समय को मापने के लिए जो पहली पद्धति दी गई थी वो थी सीजीएस पद्धति। इसमें लंबाई को तो मापते हैं सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को मापते हैं ग्राम में, और सेकंड को, समय को मापते हैं सेकंड में। समय को किसमें मापेंगे इस पद्धति में? सेकंड में। अब जो दूसरी मात्रक पद्धति है वो है FPS। तो दूसरी मात्रक पद्धति आई थी सीजीएस के बाद में, वो थी FPS। तो यहां से जो F का मतलब है वो है फुट, और P का मतलब है यहां पर पाउंड, और S का मतलब है सेकंड। तो सीजीएस के बाद में पद्धति आई लंबाई, द्रव्यमान, समय को मापने के लिए, वो थी FPS। तो जो लंबाई है FPS पद्धति में, लंबाई को हम किस में मापते हैं? फुट में मापेंगे। FPS पद्धति के अंतर्गत लंबाई को हम किस में मापेंगे? फुट में, और द्रव्यमान को हम किस में मापेंगे? पाउंड में। द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में, और सेकंड को किस में मापेंगे? समय को मापेंगे सेकंड में। तो ये दूसरी पद्धति आई थी लंबाई, द्रव्यमान, समय को मापने के लिए। एक देश ने अपनी पद्धति रख ली, इसका नाम दे दिया सीजीएस। तो उन्होंने क्या किया कि लंबाई को माप लिया सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। ठीक है, काम हो गया। अब दूसरी पद्धति आई FPS, फुट, पाउंड और सेकंड। उस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को मापा फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में। ठीक है। अब जो तीसरी पद्धति आई थी वो थी MKS पद्धति। जो तीसरी पद्धति थी वो थी MKS, यानी कि M का मतलब है यहां पर मीटर, K का मतलब है किलोग्राम, और S का मतलब है सेकंड। तो जो मीटर है वो लंबाई को मापेंगे, लंबाई को मापेंगे मीटर में, और द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम में, और समय को मापते हैं सेकंड में। सेंटीमीटर जैसे कि MKS पद्धति है, MKS पद्धति के अंतर्गत जो लंबाई अपनी वो मापी जाती है मीटर में, और द्रव्यमान मापा जाता है किलोग्राम में, और समय को मापा जाता है सेकंड में। ये तीन पद्धतियां आई थी। अब तीन पद्धतियों में देखना सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जो अंतरराष्ट्रीय जो पहले व्यापार होता था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उसमें सबसे बड़ी समस्या आ गई थी कि इन पद्धतियों, जैसे कि कोई देश है लंबाई को सेंटीमीटर में माप रहा है, द्रव्यमान को ग्राम में माप रहा है, समय को सेकंड में माप रहा है। कोई दूसरा देश है वो लंबाई को फुट में माप रहा है, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में। कोई और है वो लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। तो ये जो पद्धतियां थी ये सर्वमान्य पद्धतियां नहीं थी, ये अपने अपने हिसाब से सभी ने निर्धारित कर रखी थी। इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दिक्कत आ रही थी। जैसे कि हम जो हमारे यहाँ पर तो देखो हम क्या काम में ले लेते थे, सवा, सवा क्या होता है, सॉरी, हम लेते थे पाव क्या होता है, मन क्या होता है। इस प्रकार से हम अपने देशी हिसाब से इसके बारे में अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं कि पाव का मतलब है यहाँ पर 250 ग्राम होता है। जैसे कि मन या फिर शेर में हम गेहूं को मापते हैं, यानी
40 kg हो गया है 1 मन में। इस प्रकार से हम तो ये समझ सकते हैं कि 1 पाव है वो 250 ग्राम के बराबर होता है, 1 मन है वो 40 kg के बराबर होता है। लेकिन ये चीजें अगर हम अमेरिका में चले जाएं, अगर हम अमेरिका में चले जाएं तो उनको ये थोड़ी पता होगा कि 1 पाव बराबर 250 ग्राम होता है, 1 मन बराबर 40 kg होता है, उनको ये नहीं पता। यानी कि मान लेते हैं कि हम अमेरिका में चले गए, अमेरिका में जाके हम ये कहते हैं कि हमें 1 पाव सब्जी चाहिए। अमेरिका में जाकर अगर आप ये कहते हो कि आप हमें 1 पाव सब्जी चाहिए, तो आपको पता है कि अमेरिका वाले नहीं समझेंगे कि पाव है वो क्या होता है। उसी प्रकार से कोई अमेरिका का नागरिक आके आपको ये कहते कि 1 पाउंड सब्जी चाहिए, तो हम यहाँ पर पाउंड नहीं समझेंगे। तो ये जो समस्या थी, ये समस्या के समाधान के लिए एक चौथी पद्धति आई थी जिसका नाम था एसआई पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। और ये जो पद्धति थी वो क्या थी कि सभी देशों के द्वारा जो निर्धारित की गई सर्वमान्य पद्धति थी। ये पद्धति थी कि सभी देशों अच्छी प्रकार से समझ सकते थे और फिर अपने देश के हिसाब से कन्वर्ट उसको कर सकते थे। तो ये जो अब हम बात करेंगे वो ऐसे ही पद्धति की बात करेंगे जो 1960 में माप और तोल का एक महासम्मेलन हुआ था, उसमें ये पद्धति स्वीकार की गई थी या फिर उसमें ये पद्धति दी गई थी। इस पद्धति में क्या बताया था कि जो 7 मूल मात्रक होते हैं जबकि 2 पूरक मात्रक होते हैं, तो वो इस पद्धति के बारे में हम अच्छी प्रकार से इसको पढ़ेंगे। ऐसा ही पद्धति है वो क्या होती है, तो देखना एक बार और समझते हैं इसको। हमारा टॉपिक था मात्रक पद्धतियां कि जो यांत्रिकी है, यांत्रिकी के अंतर्गत जो भौतिक राशियां होती हैं, मूल राशियां, वो 3 प्रकार की होती हैं, तो लंबाई और द्रव्यमान और समय। अब लंबाई, द्रव्यमान, समय को मापने के लिए कि इसको किस किस हिसाब से मापेंगे, किस रूप में मापेंगे, तो मापने के लिए पद्धतियां दी गई थी। तो वो 3 पद्धतियां थी। सबसे पहली पद्धति आई थी इसमें CGS पद्धति, ये रही आपकी CGS पद्धति। तो इस पद्धति के अंतर्गत हम लंबाई को तो माप लेते हैं सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। अब जो दूसरी पद्धति आई वो थी FPS यानी कि फुट पाउंड सेकंड। तो इस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को तो मापते हैं फुट में और द्रव्यमान को मापते हैं पाउंड में, और तीसरी पद्धति जो समय है उसको माप लेते हैं सेकंड में। अब जो तीसरी पद्धति आई वो थी MKS, जिसमें लंबाई को तो माप लेते हैं मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को मापा जाता है सेकंड में। अब देखना ये अलग अलग हिसाब से सभी राष्ट्रों को अलग अलग हिसाब से पद्धतियां माप रहे हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आ जाती है समस्या। तो समस्या के समाधान के लिए 1960 में एक माप और तोल का महासम्मेलन हुआ था, उसमें एक पद्धति बनी थी जिसका नाम था अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। तो वो पद्धति सभी देशों के द्वारा स्वीकार की गई थी। तो अब हम उस ऐसा ही पद्धति के बारे में पढ़ेंगे जो सभी देशों के द्वारा स्वीकार की गई सर्वमान्य पद्धति है। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, व्यापार में दिक्कत देखने किस प्रकार से आती है कि अगर हम हमारे यहाँ तो देखने ही चलता है, पाव चलता है, मन चलता है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं उसको। तो लेकिन अगर हम अमेरिका या फिर दूसरे देश में जाकर हम पाव या फिर मन के बारे में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे समाधान के लिए ये जो पद्धति दी गई थी वो थी ऐसा ही पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। तो अब हम ये पद्धति स्टार्ट करेंगे, ऐसा ही मात्रक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, जो MKS पद्धति का ये एक रूप है। तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले वो ले लेना। अब ये चौथी पद्धति आती है एसआई पद्धति। इसके बारे में हम पढ़ेंगे एसआई पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति जो 1960 में माप और तोल के महासम्मेलन में दी गई थी। इस पद्धति में क्या होता है कि 7 मूल मात्रक होते हैं।
इस पद्धति में कितने होते हैं? 7 होते हैं मूल मात्रक। 7 होते हैं मूल मात्रक और 2 होते हैं पूरक मात्रक। 7 तो इसमें होते हैं मूल मात्रक और 2 होते हैं पूरक मात्रक, और जो बाकी के जो मात्रक रह गए हैं वो इन्हीं 7 मूल मात्रकों से व्युत्पन्न होते हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं और 2 पूरक मात्रक है वो कौन कौन से होते हैं। तो देखना यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्रम संख्या। यहाँ पर हम लिख लेंगे वो राशियां कौन कौन सी हैं। यहाँ पर लिख लेंगे मात्रक और यहाँ पर लिख लेंगे मात्रकों के प्रतीक। तो 7 थी 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 राशियां थी मूल राशियां जिसको हम बोलते हैं। यांत्रिकी में तो सिर्फ 3 राशियां थी, लेकिन इसमें कितनी राशियां हैं मूल राशियां? 7 राशियां हैं। देखना कौन कौन सी राशियां हैं 7। जो पहली राशि है वो है लंबाई। पहली राशि है लंबाई, दूसरी है द्रव्यमान और तीसरी है समय। ये तो हमें पता है यांत्रिकी में भी ये 3 राशियां दी गई थी, लेकिन जो SI पद्धति है उसमें 7 राशियां दी गई थी। एक तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता जिसको हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, ज्योति तीव्रता, और यह पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा ये 7 मूल राशियां दी गई थी SI पद्धति के अंतर्गत, जो सभी देशों के द्वारा स्वीकार की गई थी, जिसको SI पद्धति हम जिसको बोलते हैं। व्यापार इन राशियों के द्वारा अच्छी सुगमता से हो जाता है, और ये जो राशियां हैं ये सभी देश इसको समझते भी हैं, सभी देशों में ये लागू भी होती है, इसको हम बोलते हैं इसलिए अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। इसमें 7 राशियां दी गई थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जो लंबाई है उसका मात्रक होता है मीटर। लंबाई को किसमें मापेंगे? मीटर में। द्रव्यमान उसका मात्रक होता है किलोग्राम, और समय इसका मात्रक होता है सेकंड। और ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई है कि जो MKS पद्धति है, MKS पद्धति का यूनिट कौन सा है? SI पद्धति है, क्योंकि MKS पद्धति में हम लंबाई को किसमें मापते थे? मीटर में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। जबकि SI पद्धति में भी हम तीनों राशियों को इसमें मापते हैं, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। अब विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। लंबाई को मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर। तापमान का मात्रक होता है केल्विन। अब है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। इस प्रकार से हम इस सभी राशियों के मात्रक को लिख सकते हैं। लंबाई को मापेंगे मीटर में, द्रव्यमान को इसमें किलोग्राम में मापेंगे, समय का मात्रक होता है सेकंड, विद्युत धारा को होता है एम्पियर, तापमान को होता है केल्विन, और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। अब इसके हम प्रतीक की बात करें तो लंबाई को जो मीटर है उसके लिए हम प्रतीक देंगे स्मॉल m, किलोग्राम है उसको हम देंगे kg, समय है उसका प्रतीक हो गया सेकंड, एम्पियर
उसको हम लिखेंगे कैपिटल ए, क्योंकि एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है और वैज्ञानिक के नाम के प्रतीक को हम कैपिटल के अक्षरों के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है, तो इसको हम कैपिटल ए से लिखेंगे। अब तापमान केल्विन, तो केल्विन को लिखेंगे कैपिटल के से, और कैंडेला इसको हम लिखेंगे सीटी से, और मोल ये हो गया है MOL मोल। तो ये 7 राशियां थी। एक तो लंबाई, इसका मात्रक मीटर, प्रतीक है m। द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम, इसको हम केजी से लिखेंगे। समय है, इसका मात्रक होता है सेकंड। विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर, और इसको हम लिखेंगे ए से। तापमान का मात्रक है केल्विन, इसको हम लिखेंगे के से, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, इसको हम लिखते हैं सीटी से। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, और उसको हम MOL से लिखेंगे। अब ये 2 सात तो थे मूल मात्रक, और 2 इसमें थे पूरक मात्रक। पूरक मात्रक, एक तो था घन कोण, घन कोण या फिर इसको ठोस कोण भी बोलते हैं, ठोस कोण, और दूसरा था समतल कोण। ये 2 थे अपने पूरक मात्रक। ठीक है, अब जो घन कोण और ठोस कोण, इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, हम इसको लिखेंगे SAR। ठीक है, या फिर SR से भी लिख सकते हैं। समतल कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन। RAD से जिसको हम लिखेंगे। तो इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय मात्रक पत्ती थी। इस पत्ती में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक वो दिए गए थे। मूल मात्रक ये आपके सामने लिखे हुए 7 और 2 पूरक मात्रक हैं, जो है तो है घन कोण, जिसको ठोस कोण भी बोलते हैं, और दूसरा है समतल कोण। और जो घन कोण या फिर ठोस कोण, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, और समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। तो इसको हम SR से लिखेंगे, SR से, और रेडियन को लिखेंगे RAD से। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो इन सभी की परिभाषाएं करेंगे कि इनके मानक परिभाषाएं हैं वो क्या क्या होती हैं। तापमान की मानक परिभाषा क्या होती है, लंबाई की मानक परिभाषा क्या होती है, और समय की मानक परिभाषा क्या होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखना इसको, आज हमने जो पढ़ा है वो एक बार और रिवाइज करते हैं उसको। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया है 2 का, जिसका नाम है मात्रक तथा मापन। और इससे पहले हमने क्या था, वो भौतिक जगत क्या था, फिजिकल वर्ल्ड, उसके बारे में आपको बता गया था कि फिजिक्स की कितनी शाखाएं होती हैं, और चिरसमाप्त भौतिकी, आधुनिक भौतिकी के कितने भाग होते हैं, वो सारे के सारे हमने भौतिक जगत में किया था। और जो अपनी फिजिक्स जो स्टार्ट होती है वो होती है इस चैप्टर से, मात्रक तथा मापन से। तो इसमें जो सबसे पहले तो हमने टॉपिक किया था वो क्या था, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां वो होती हैं जो जिन्हें हम माप तथा तोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे कि मार्कर अपना हो गया है, इसको माप भी सकते हैं और तोल के बता सकते हैं। तो जो ऐसी राशियां होती हैं उसको हम बोलते हैं भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियों को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। जो पहली भाग है इसका वो है मूल राशियां, और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां वो राशियां होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं तथा किसी अन्य राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं। और यांत्रिकी में 3 मूल राशियां दी गई थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब जो दूसरा टॉपिक था अपना वो था व्युत्पन्न राशियां, कि वे राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती हैं तथा किसी अन्य राशि के ऊपर निर्भर करती हैं, उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था कि जो दूरी है वो किन 2 राशियों पर निर्भर करती है, चाल तथा समय के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए दूरी या फिर चाल ये कौन सी राशि हो गई है, व्युत्पन्न राशि हो गई है। अब जो ये जो यांत्रिकी के अंतर्गत 3 राशियां थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इनको मापने के लिए मात्रक पद्धतियां हैं वो दी गई थी। जो पहली मात्रक पद्धति दी थी वो थी अपने आती है सीजीएस मात्रक पद्धति, यानी कि जिसमें हम ये जो सीजीएस मात्रक पद्धति थी यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो इस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को तो मापते हैं सेंटीमीटर में, और ग्राम, द्रव्यमान को मापते हैं ग्राम में, और समय को मापते हैं सेकंड में। और जो दूसरी पद्धति दी गई थी वो थी FPS, यानी कि इसमें लंबाई को मापेंगे फुट में, द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में, और समय को मापते हैं सेकंड में। और जो चौथी पद्धति आई थी वो थी MAS, यानी कि लंबाई को मापते हैं इस पद्धति में मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, और समय को सेकंड में। अब ये तीनों पद्धतियां हैं अलग अलग देशों के द्वारा
सर्वमान्य पद्धतियां नहीं थी। तो सभी देशों ने मिलकर एक 1960 में महापौर का महासम्मेलन हुआ था। उसमें ऐसा ही पद्धति दी गई थी, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। उस पद्धति में सभी देशों ने 7 मूल मात्रक स्वीकार किए थे और 2 पूरक मात्रक स्वीकार किए गए थे, ताकि व्यापार हम अच्छी तरीके से हो सके। तो इसमें 7 राशियां हैं। एक तो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तापमान है, जो कि तीव्रता और पदार्थ की मात्रा है। 2 इसमें पूरक मात्रक हैं, एक तो घन कोण है और एक समतल कोण है। जो घन कोण है उसका मात्रक है स्टेरेडियन और जो समतल कोण है उसका मात्रक है रेडियन। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे इन सभी राशियों की मानक परिभाषाएं। तो तब तक के लिए आप इस तरह से स्क्रीनशॉट वो ले लेना और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना।